हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई फिर से आगे हो गया है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस तरह होने वाली है, न्यू ही भाई का चैनल है, किसी भाई ने चैनल बनाया है बीइंग मोमो। तो बीइंग मोमो जो से है ये न्यू ही है, 716 सब्सक्राइबर हैं मेरे भाई के साथ कहीं आपके। तो इन्होंने जो सी वीडियो बनाई है, वीडियो का टाइटल होने वाला है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दी फिनोमिनल राइस एंड फॉल। तो देखते हैं कि फिनोमिनल राइस एंड फॉल तारक मेहता के उल्टा चश्मा का क्या था। और बाकी इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने इस ड्रामा सीरीज को देखा हुआ है तो कमेंट्स के अंदर यस लिख दीजिएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स 28 जुलाई 2008 ये वो डेट थी जब इंडियन टेलीविजन पे एक नई दुनिया का 2008 दरवाज़ा का। खुला। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जो मिडिल क्लास इंडिया की कहानी बयां करता था। अच्छा। गोकुलधाम सोसाइटी के रेजिडेंट के साथ, जहां हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या बैकग्राउंड से हो। ये शो गुजराती प्ले राइटर तारक मेहता की लिखी दुनिया ने उल्टा चश्मा कॉलम पे बेस्ड था। प्रोड्यूसर अच्छा। आसिफ मोदी ने इसे टीवी पे लाया और दिशा वाकनी, दिलीप जोशी एंड शैलेश लोधा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने एक ऐसा फॉर्मूला क्रैक किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। क्लीन अच्छा। कॉमेडी, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और सोशल मैसेजेस का परफेक्ट ब्लेंड। जल्द ही जेठालाल की प्रॉब्लम्स, चंपकलाल का गुस्सा और भिड़े और जेठालाल की नोकझोंक ने हर किसी को अपना फैन बना दिया। और क्योंकि ये शो प्राइम डिनर टाइम पे टेलीकास्ट होता था, इसलिए ना सिर्फ ये एक आइकॉनिक शो बना, बल्कि आज भी हम में से कई लोगों के डिनर का हिस्सा है। खाना खाते वक्त अपना फेवरेट तारक मेहता का एपिसोड डिसाइड करना मेरे लिए तो आज भी एक स्ट्रगल है। शो ने जल्दी ही टीआरपी चार्ट्स में टॉप पोजीशन पकड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एपिसोड में कुछ नया होता था, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, कोई कंपटीशन या फिर कोई सोशल इशू। और ये इश्यूज बहुत ही जनरल होते थे, जो कि हम भी अपनी डेली लाइफ में फेस करते थे। शो के कैरेक्टर्स रियल लगते थे और उनके प्रॉब्लम्स बहुत ही रिलेटेबल थे। जेठालाल का बिजनेस, भिड़े की मिडिल क्लास फैमिली या फिर टप्पू सेना की मस्ती, सब कुछ ऐसा था जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सकती थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हमें सोशल इश्यूज के बारे में भी सोचने पे मजबूर किया, वो भी बिना किसी लेक्चर के। डिस्पाइट इट्स रीसेंट डिक्लाइन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने इंडियन टेलीविजन पे एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। ये शो 14 साल से भी ज़्यादा टाइम तक चला, जो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। इसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह बनाई है एज लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन सिटकॉम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने क्लीन कॉमेडी को मेन स्ट्रीम बनाया और फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनमेंट का बेंचमार्क सेट किया। ये शो हमेशा याद रखा जाएगा अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, मेमोरेबल डायलॉग्स और पॉजिटिव मैसेजेस के लिए। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? हर अच्छी चीज़ की तरह तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए भी मुश्किल वक्त आया, और मेरे हिसाब से वो वक्त आया अराउंड 2017 में, जब दिशा वाकनी, जो कि दया बहन का रोल प्ले करती थी, उन्होंने मैटरनिटी लीव लिया और वो कभी शो में वापस नहीं आई। ये अच्छा। शो के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। दया बहन के जाने के बाद शो की टीआरपी गिरने लगी। मेकर्स ने उनकी जगह किसी और को कास्ट करने की और उनको वापस लाने की भी कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। इसी दौरान और भी कुछ कास्ट मेंबर ने शो छोड़ दिया, जैसे नेहा मेहता, गुरुचरण सिंह सोटी, और अब सोनू, गोली, टप्पू, डॉक्टर हाथी, नट्टू काका, बावरी, ये सब एक्टर्स भी बदल गए हैं। इन अच्छा। चेंजेस ने शो की कंटिन्यूटी को अफेक्ट किया। धीरे धीरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो शो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। कहानियाँ बहुत स्ट्रेच होने लगी, जोक्स रिपीटेटिव होने लगे और कैरेक्टर्स भी अपना चार्म खोते गए। जहाँ पहले शो में मिडिल क्लास लाइफ पे टारगेट किया जाता था, वहाँ अब शो की क्वालिटी और सेट की क्वालिटी बहुत ही बढ़ गई है, जिससे ऑडियंस इन चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रही। अगर आप कंपेयर करके देखो तो ये रहा जेठालाल का पुराना सेटअप और ये रहा उनके घर का नया सेट। जहाँ पुराना सेट बहुत ही सिंपल और नॉर्मल टोन पे सेट था, वहीं रिनोवेशन के बाद ये बहुत ही बड़ा लगने लगा। इनफैक्ट समहाउ भिड़े, हु यूज्ड टू स्ट्रगल विद मनी नाउ एंड देन, अब उसके पास सिंगापुर जाने के लिए भी पैसे हैं। सोशल मैसेजेस की जगह शो में अननेसेसरी ड्रामा और मेलोड्रामा बढ़ गया है, और कैरेक्टर्स जो पहले रिलेटेबल थे, अब वो धीरे धीरे ओवर द टॉप लगने लगे हैं। इनफैक्ट अगर हम लिस्ट बनाएं तो कितनी स्टोरीज अब बार बार बस टीआरपी हाई करने की स्कीम बन गई है। मिशन काला कौवा जैसे इलॉजिकल ट्रैक्स हफ्तों तक चलते हैं। पुरानी फेमस स्टोरी लाइन्स जैसे सोसाइटी में पानी ना आना या एपिसोड 417 में जो भूतनी की स्टोरी लाइन थी, जो कि मेरी भी वन ऑफ द बेस्ट टीएमकेओसी की फेवरेट स्टोरी लाइन है, उन्हें भी रिपीट करने की कोशिश की गई। पोपटलाल की अभी तक शादी नहीं हुई है, दया की माँ हमने देखी नहीं, सुंदरलाल अभी भी वैसे ही इरिटेटिंग था जैसे वो हुआ करता था, इतने सालों से टप्पू सेना अभी तक कॉलेज में ही है। इनफैक्ट सम ऑफ द कैरेक्टर्स हु प्लेस दीज रोल आर इवन एंगेज्ड इन रियल लाइफ एंड आर गोइंग टू गेट मैरिड सून बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग देयर एज इन द शो। इतना सबके बाद जो बची हुई कसर थी वो पूरी कर दी शो से जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने।
जेनिफर मिस्त्री जो शो में रोशन सोडी का कैरेक्टर प्ले करती थी, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स फाइल करी शो के मेकर्स के खिलाफ। अच्छा। मोनिका भदौरिया जो कि बाबरी का किरदार प्ले करती थी, उन्होंने भी जेनिफर को इस सब में सपोर्ट किया। इसी के साथ शो में पुराने तारक मेहता, शैलेश लोधा, नेहा मेहता, राज अनर्कत, गुरुचरण सिंह, इन लोगों ने भी शो के मेकर्स पे उनकी पेमेंट टाइम से ना करने के एलिगेशंस लगाए, जो कि आगे जाकर कोर्ट तक पहुंचे। रिसेंटली पलक सिंधवानी ने भी एलिगेशन लगाए कि कैसे शो के मेकर्स ने शो छोड़ने की बात सुनकर उनका इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट करने के भी थ्रेट्स दिए। मैं इन अच्छा। प्रॉब्लम्स की लिस्ट के साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ इस वीडियो को लंबा बनाएगा। सो इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर दिस? शो के मेकर्स को ऑडियंस की फीडबैक सुननी होगी और नेसेसरी चेंजेस करने होंगे। द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस विल बी अ क्लोजर टू सम ऑफ द स्टोरीज लाइक पोपटलाल की शादी, और मे बी अ गुड टाइम स्क्रिप्ट टू स्टैब्लिश न्यू कैरेक्टर्स। आई डो नॉट अंडरस्टैंड कि जिन लोगों ने पास्ट में इतनी बेहतरीन स्टोरी लिखी थी, वो आज स्टोरीज रिसाइकल और स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं। एंड इफ दे आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस शो को वेल डिजर्व्ड फेयरवेल देके बंद कर देना चाहिए? इफ नॉट, तो आई थिंक उन्हें ओरिजिनलिटी पे फोकस करना होगा। फ्रेश स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, कैरेक्टर्स को रिलेटेबल करना होगा और ह्यूमर को नेचुरल करना होगा। There was a time when Tarak Mehta Ka Ulta Chashma used to mock other Saas Bahu serials, and now they are kind of into the same category. While I understand it is just a television show, इस शो ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसने हमें हंसाया, रुलाया, जिंदगी के बारे में कुछ नया सिखाया। इनफैक्ट मैं तो आज भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड एंजॉय करता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी हमारे लिए एक सेट नहीं है, वो एक फैमिली है जिसके साथ हम बड़े हुए। हम सब चाहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर से वो शो बने जो वो पहले था। हमें उम्मीद है कि शो के मेकर्स और उनकी टीम हमें फिर से वही मैजिक दिखाएंगे जो उन्होंने सालों पहले करके दिखाया था। एंड इवन इफ ऐसा नहीं होता, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तब भी सिर्फ एक शो नहीं है, वो एक लेगेसी है, एक ट्रेडिशन है जो हमें हमेशा किसी ना किसी बहाने याद रहेगा। बिकॉज इवन हम नए एपिसोड नहीं देख रहे, वी आर स्टिल अटैच्ड टू दी ओल्ड एपिसोड्स। अच्छा जी भाई, तो डेट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का रिएक्शन था, और ये रिएक्शन के बाद अभी जाना नहीं, आपके भाई का ओपिनियन अभी बाकी है। तो जो सोशल इश्यूज होते हैं ना, उसके ऊपर अगर आप कोई स्टोरी लाइन बेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि जो बेसिकली देखें ना, जो अलीट है, मतलब जो अलीट होती हैं वो आप किसी भी इंडिया की अगर मिसाल ले लेंगे, अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल लेता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान का तो अगर मैं इंडिया की मिसाल लूँगा तो आप लोग को यार तुझे इंडिया का कैसे आइडिया। मैं बताता हूँ, जो अलीट्स हैं वो नंबर्स में बहुत कम होते हैं, वो मैक्सिमम 100 में से 10% होंगे, वो मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। और जो अपर क्लास होती है वो भी बड़ा कम होती है। जो ज़्यादा है ना, मतलब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो लोअर क्लास है ना, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो ज़्यादा, मतलब लोअर क्लास तो नहीं कह सकते, मिडिल क्लास कह सकते हैं। तो मिडिल क्लास में से ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और ऐसे जो टीवी पे बैठ के इस तरह के सीरियल देखना जो है वो मिडिल क्लास का ही काम है। जो अपर क्लास है और जो लीड है, उनकी जो सी वो होती है ना वेकेशन, और उनकी जो सी ये मसरूफियात और उनकी जो सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए जो है ना मिडिल क्लास रिलेट कर पाती है ऐसे एपिसोड्स के साथ में, ऐसे एपिसोड्स जो है उनके साथ रिलेट कर लेते हैं मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इसको टीआरपी ज़्यादा मिल जाती है। बट जब आप उनकी जो सी होती है, जैसे उन्होंने बताया कि सेट को चेंज किया और महंगे वाला कर दिया, तो उससे आपको ये तो आप फील करा देंगे कि आपको पैसे आ गए तो आप अपने सेट को चेंज करके बड़ा कर दिया, पर उससे जो मिडिल क्लास की जो सी वो एक रिलेटिबिलिटी थी, मतलब जो रिलेट कर पा रहे थे, वो चेंज हो जाता है। उनको ऐसा लगता है जैसे यार ये अब हमारी स्टोरी नहीं रही। तो मेरे ख्याल से ये इश्यूज आए हैं। उसके बाद जो सेक्सुअल हरासमेंट का इशू आया, उस पेमेंट्स डिले का इशू आया, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो बताती हैं कि अब आप एरोगेंट हो गए। मतलब जब एरोगेंसी आती है ना आपके अंदर, तब फिर आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि जो रियल करेक्टर्स हैं उनको आपको अपने साथ बांध के रखना चाहिए। मतलब बांधना एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, मैं संजोना चाहिए अपने साथ में, कि उनको अपना पार्ट समझना चाहिए कि यार इनकी वजह से हमें इतनी बुलंदियाँ मिली हैं। तो आई होप सो कि जो शो के मेकर्स हैं वो इस चीज़ से कुछ सीखेंगे। और बाकी जो सा आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर बता के जाइएगा। डेट्स इट फॉर टुडे रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।